अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, खिलाड़ी की कारकर्दगी का जो तयन है और स्टैंड पर उसकी क्या जगह होगी, क्या पोजीशन होगी, वो उसकी कारकर्दगी ही करती है। जो परफॉर्मेंस होती है उसी से इस बात को डिटर्मिन किया जाता है। अब अगर खिलाड़ी का ये इसरार हो कि जो बुरी परफॉर्मेंस है उस पर मिट्टी डाल दी जाए और माजी की किसी अच्छी परफॉर्मेंस पर गोल्ड मेडल दे दिया जाए, तो ऐसा आम तौर पर मुमकिन नहीं होता। बात करें इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, तो उनके साथ कुछ ऐसा ही मामला दिखाई देता है। आप जहां पर लीगी रहनुमाओं को मुतादिद टॉक शोज पर और जगह जगह बात करते हुए सुनते हैं, हम ये देखते हैं कि वो दुनिया जहान के हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन जब बात आती है कारकर्दगी की और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब की जो 16 महीने की कारकर्दगी और वजारत उज़्मा का टेन्योर है उसकी, तो सवाल हो महंगाई का, सवाल हो रुपए की गिरावट का, सवाल हो बढ़ती हुई फूड इन्फ्लेशन का, सवाल हो बदहाल मईशत का, कोई भी आप सवाल करें, जवाब का आगाज़ 2017 से होता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कहीं ना कहीं सिस्टमैटिकली शहबाज शरीफ साहब के टेन्योर को डिसओन करती हुई दिखाई दे रही है। जब हम आने वाले इंतखाबात की तैयारी के हवाले से बात करते हैं, आने वाले इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के इस वक्त जो भी पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, PMLN का नारा क्या है, कुछ उसके ऊपर भी सवाल है, क्योंकि माजी में तो वोट को इज्जत दो के नारे के साथ इंतखाब लड़ा गया था। इस मरतबा क्या है, परफॉर्मेंस में दिखाने के लिए क्या है, क्योंकि नारा भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी 2017 की है। ये जो पिछले 16 महीने की परफॉर्मेंस है, किस तरीके से PMLN आगे प्रोसीड करेगी कि अवाम इस कारकर्दगी को भूल जाए, एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, PMLN एक अकेली सियासी जमात इस वक्त दिखाई देती है जो कि इलेक्शन कितने भी आगे चले जाए उस पर बड़ी मुतमईन दिखाई दे रही है, कोई उनकी तरफ से आवाज़ नहीं है, जबकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहीं ना कहीं इंसिस्ट किया जा रहा है कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये गिला भी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त भी जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, वो ऐसा लगता है कि PMLN की ही गवर्नमेंट है। तो कुछ नून लीग से जुड़े मामला पर आज बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी दीगर डेवलपमेंट्स हैं दिन की, उन्हें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अमीर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त के लिए। सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, कुछ नून लीग से जुड़े जो मामला हैं बराह रास्त पूछेंगे। निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। सर मैं पहला सवाल आप ही से कर लेती हूँ हाशमी साहब, क्यों परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो ऐसा लग रहा है, और अब ये बात बड़ी ही एविडेंट होती जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब का जो दौरे हुकूमत है, PDM लेड जो गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, आप लोग उसको कहीं एक्नॉलेज भी नहीं करते, ओन भी नहीं करते, उसकी कारकर्दगी का जिक्र भी नहीं करते, डिसोन कर रहे हैं सर इस टेन्योर को आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शहबाज शरीफ साहब की अकेले की गवर्नमेंट तो नहीं थी, ये PDM प्लस 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 थी। तो ये जो प्लस प्लस की है, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सिर्फ आप शहबाज शरीफ को क्यों डिस्कस करें। देखिए, शहबाज शरीफ साहब किसी भी मिनिस्ट्री के हेड तो नहीं थे, मगर वो कलेक्टिवली यस जिम्मेदार थे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हेड ऑफ द कैबिनेट। इसमें बाकी भी सारी जमातें थी और हर जमात की जो वजारतें थी वो अपनी पॉलिसी में खुद मुख्तार थी। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमारी वो कारकर्दगी नहीं हो सकी जो हमें दिखानी चाहिए थी। उसकी वजूहत ये थी कि जो माजी से हमें जो कुछ मिला था उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा, और फिर जो अंदरूनी हालात क्रिएट कर दिए गए उसके वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ है। फिर आप देखें कि जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो भी बहुत नुकसानदार, और फिर हमारे जो इदारे थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें। सर लेकिन सवाल ये ना, भानुमति ने कुंभा जोड़ा क्यों? जोड़ दिया तो फिर अब डिसोन तो ना करें। आप दूसरी जमातों से बात करें, वो भी डिसोन करते हैं, आपसे बात करें, आप भी डिसोन करते हैं। हमने डिसोन तो नहीं किया। आप कह रहे हैं ना PDM प्लस प्लस थी, खाली जिम्मेदारी हम पर नहीं हो सकती। खाली जिम्मेदारी हम पे, ये तो बात ठीक है ना कि देखिए ना, आधा वजारतें किसी और के पास थी, बल्कि आधा से ज्यादा दूसरों के पास थी। और फिर जो मारूजी हालात थे, जो हमारे इदारों के हमारे साथ खिलवाड़ था, वो सारा कुछ आपको सामने रख रहा है। फिर जो अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, और फिर जो एक मीडिया हाइप क्रिएट किया गया था, वो आप सारा कुछ देखें। जब ये सारी चीज आपके मद्देनजर होती है, एक पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट कोई आप फंक्शनरी कर सकते हैं, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल काम होता है फंक्शनरी करना। कोई तू ख्याल है किसी और का, तुझे सोचता कोई और है वाली बात हमारे साथ हुई। तो सरे आईना कोई और है, पसे आईना कोई और। नहीं सर, सरे आईना भी शहबाज शरीफ थे, पसे आईना आप बता दें कौन है, चले मैं वो आप पे छोड़ दूंगी। प्राइम मिनिस्टर थे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे। अमीर अब्बास साहब, आपने निहाल हाशमी साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं जी कोई हमारी हुकूमत थोड़ी थी, सरे आईना कोई और था, पसे आईना कोई और था। वो कहते हैं हमारे पास तो इतनी वजारतें भी नहीं थी, बाकी लोगों के पास वजारतें थी। आज बाकी लोग जो हैं वो नहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकते। हाउ डू यू लुक एट इट? किसकी हुकूमत थी, किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए, मैं इस हद तक तो हाशमी साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि सारी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन वो या कोई और
जमात जो हुकूमत में थी वो ये नहीं कह सकती कि हमारी जिम्मेदारी थी ही नहीं। सारी हमारी नहीं थी, लेकिन हुकूमत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैबिनेट में फिर हर शख्स बराबर का जवाब दे। फिर अब ये नहीं हो सकता कि आप बाद में कहें कि नहीं हम जवाब देंगे। अब जैसे कि जो बहस मुसलसल चली आ रही है कि जी वो जाने वाला लैंडमाइन पे छा कर गया था, जाने वाला तबाही करके खत्म, मान लेते हैं एक लम्हे के लिए कि वो लैंडमाइन पे छा कर गया। जब ये जानते थे कि वो लैंडमाइंस पे छा कर गया था यशवी, तो इन्होंने क्यों कहा कि भाई साहब तुम अपनी टांग उठा के साइड पर रख दो, तुम नहीं फटाओ, हम आके बैठेंगे लैंडमाइंस पर, और जब लैंडमाइंस फटेंगे तो हम फटेंगे। भाई क्यों पंगा लिया? जब वो पाकिस्तान का मोस्ट अनपॉपुलर हुक्मरान बन चुका हुआ था, जब उसकी पॉपुलैरिटी रोज डाइव जा रही थी, जब लोग उससे मायूस थे कि भाई इसने तब्दीली मदीना फलाना ढमकाना कुछ नहीं किया, उन्होंने क्यों पंगा लिया? अब ये तो नहीं हो सकता कि आप 16 महीने के इक़्तिदार का मजा भी लें, आप बैक पे विजाते भी बांटे, 84 के करीब विजाती भी रखते हैं, और फिर आप उसके बाद कहें कि नहीं जवाब दे, हम नहीं जवाब दे। 16 महीने पहले वाली हुकूमत है। हमें एक उसूल करना पड़ेगा स्कूल के अंदर कि हमने तज्जिया कैसे करना है गवर्नेंस के ऊपर या हुक्मरानी पर। या तो हम ये उसूल बना लें पहला कि जो हुकूमत वक्त होगी वो जवाब देगी। तो फिर ये उसूल हर हुकूमत पर लागू होगा, जो भी हुकूमत वक्त में। अच्छा चलिए, ये तो एक ब्रॉडर बात हो गई ना। आप क्या इस इंप्रेशन से, इस ऑब्जर्वेशन से इत्तेफाक करते हैं कि नून लीग भी कहीं शहबाज शरीफ साहब के टेन्योर को एज प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी किसी भी सतह पर ओन नहीं करी, इस हद तक भी ओन नहीं करी कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, अब तो मैंने ये नैरेटिव भी सुनना बंद कर दिया? देखिए, नून लीग के प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ साहब, वो कोई आम कारकुन तो नहीं है ना। आपका प्रेसिडेंट मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी है, और आप उसको कैसे डिसोन कर सकते हैं? आप ओन कर रहे हैं उसको। या तो फिर हमारी सियासतदान पॉलिटिकल मटेरियल इतना प्रिंसिपल्ड हो जाए ना कि खड़े हो जाए। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसा कि मखदूम जावेद हाशमी, उसने इख्तलाफ किया पीटीआई से, और उस वक्त सूरज सभा नेज़े पर चढ़ा हुआ था पीटीआई के चेयरमैन का, और वो एमएनए था। उसने कहा मैं ठोकर मार दूं, मैं नहीं रहना चाहता इख्तलाफ पर, तूने रिजाइन किया। जाके उसने फिर अवाम में गया, उसने जाके इलेक्शन का टेस्ट किया, भले हार गया। मुस्तफा नवाज फोकस सेनेटर था, 6 साल के लिए सेनेट करते हैं। आदमी साहब तो खुद सेनेटर रहे, इनको पता कि कितनी इंपॉर्टेंट सीट है। टोटल तो 100 सेनेटर है पूरे 25 करोड़ लोगों में से। बिल्कुल ठीक है। हमारे राना साहब से राब्ता हो गया, मुझे इजाजत दें जरा इसी नुक्ते पे राना साहब से भी राय ले लूं। राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? निहाल हाशमी साहब जो हवाला आपकी तरफ दे रहे थे, वो कह रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट खबरें होती हैं, उन्हें ज्यादा अच्छा पता है कि 16 महीने हुकूमत में पसे आईना कौन था और सरे आईना कौन था। सर कौन था? कोई खबर है तो बता दीजिए। शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत नून लीग इस वक्त क्यों डिसोन करती हुई दिखाई दे रही है पूरे टेन्योर को? आप उनसे कोई भी सवाल करें वो जवाब 2017 से देते हैं। देखें, दो चीजें हैं कि जब हमें तज्जिया करना है तो फिर 100% दुरुस्त करना है। हाँ। वो लेफ्ट और राइट हो नहीं सकता। हकायक मैं और आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि वो हमें तमाचे की सूरत में पड़ेंगे अगर हम हकायक से रूगर्दानी करेंगे। 16 महीने वजीर आजम शहबाज शरीफ थे। जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आजकल भाषण आए हुए हैं कि जी फिर बंदे को छोड़ देना चाहिए, उन्होंने एक लम्हा कोई चीज नहीं छोड़ी वजारत उज़्मस में बैठ के। तोशा खाना भी सारा कबूल किया और जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, और सारे काम भी किए अपनी जो उनकी चॉइस के थे। और आज वो सारी वो बातें कर रहे हैं जैसे उन्होंने बड़े टकराव कर लिए थे जब। अब सारा आलम सारी बातें बता भी रहे हैं, दूसरे लोग बता रहे हैं हमारे। मैंने कल उनसे सवाल पूछा है, वो कहते हैं अब बात पर तो इस्तीफा नहीं दिया जा सकता ना। वहीं पे आ रहा हूँ आपके सवाल पे आते हुए। नहीं, मैंने कल अब्बासी साहब से ये सवाल पूछा है। शहबाज शरीफ साहब ने अगर किसी पे इल्जाम नहीं लगाया ना तो जिम्मेदारी सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है वजीर आजम के तौर पे, और उनकी काबीना पे है कि उन्होंने 16 महीने में जो धंधन की, चाहे वो रियासत बचाने की थी और अवाम को डुबोने की थी, तो वो पीडीएम, पीपल्स पार्टी, एएनपी, सारे, चाहे एएनपी हुकूमत में नहीं थी वजारत की सूरत में, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की वो शामिल थी, तो ये सारे जिम्मेदार हैं। जिस तरह इमरान खान साहब 9.5 साल केपी के और 4.25 साल फेडरल गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहे, अमरीकी चूरन बेच रहे हैं, आज़ादी का बेच रहे हैं, उसी तरह पीएमएलएन और इनकी इत्तेहादी अब बिल्कुल ये इलेक्शन इस बुनियाद पे नहीं। इसमें हमने क्या किया सिवाय इस बात कि हमने रियासत बचाई, वो वही कहेंगे कि जब हमारा वजीर आजम था और 16 और 17 और 18 की कारकर्दगी देख लें, धरनों और प्रेशर्स के बावजूद हमने डिलीवर किया, और यही उनका नारा होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई कारकर्दगी है ही नहीं। हम तो जब शहबाज शरीफ वजीर आजम थे तब भी ये बात कर रहे थे, इनकी हुकूमत को अगर अपने ने सबसे ज्यादा गंदा किया तो वो इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल, दोनों की आपस की जिद एक दूसरे को गंदा करने में उन्होंने अपनी पार्टी को भी गंदा किया। और चूंकि डार साहब समधी हैं
और वो तो 2 दफा पार्टी ने उन पे एहसान किया, बगैर जीते हुए 1 दफा 6 महीने वजीर बनाया, दूसरी दफा सिर्फ 18 दिन रह गए थे। उनको 18 दिन का गुस्सा है कि मुझे 18 दिन पहले निकाल दिया, क्योंकि इक़्तिदार तो एक दिन भी बंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे खान साहब ने किया कि अदम एतमाद की तहरीक एक आईनी ऑप्शन था और उसको गैर आईनी तरीके से स्पीकर से रूलिंग थी और सुप्रीम कोर्ट से आइन शिकन करार पाए हैं। उसके अंदर सदर मुमलिकत भी, उसमें इमरान खान साहब भी और उसके अंदर कासिम सूरी भी। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब हम तजिया करने लगते हैं हमें वो बड़ा अच्छा लगता है कि पब्लिक को ये बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे तो तजिया वो होगा कि ना खान साहब की ना शहबाज शरीफ की कारकर्दगी थी। अगर कोई कारकर्दगी थी तो वो नवाज शरीफ ही की हुकूमत थी। इतने मंसूबे हैं कि मैं एक से निकलता हूं दूसरे का जाके सिर्फ इफ्तिताह कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी की आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट जब करे तो वो बता तो सके कि हमने, जैसे शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ये नहीं कह सकते, वो सिर्फ कहते हैं हमने रियासत बचाई, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं बता सकते कि मैंने नहीं। लेकिन सर मैं एक सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, 100 दिन से 6 महीने में तमाम स्टेट एंटरप्राइजेज या चला देनी थी या बेच देनी नहीं, थी। लेकिन राणा इस साहब, मुल्क के अंदर फौज, अदलिया, राणा साहब थोड़ी सी अगर इजाजत दें, पहली दफा एक पेज पे थी, वो था खान साहब का दौर। उन्होंने खुद ब खुद सबको दूर करके आज हम जिस चुंगल में आए हैं वो IMF से नहीं। लेकिन राणा साहब इसके अंदर एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी थी, अगर कोई कारकर्दगी थी ये पिछले 16 महीने, क्या ये कहना, आपके पास तो खबरें भी होती हैं सर, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने बगैर किसी रहनुमाई के मियां साहब से, बड़े मियां साहब से हुकूमत चलाई है? हमें तो यही पता चलता रहा कि हर काम मुशावरत से होता है। एज प्राइम मिनिस्टर वो लंदन तक जाते रहे चीजों पर मुशावरत करने के लिए, तो आप माइनस तो नहीं कर सकते नवाज शरीफ के इनपुट को भी पिछले हुकूमत से? देखें, जब आपने पूछा हुकूमत पसे पर्दा कौन है, तो मैंने आपको किसी आर्मी चीफ का नाम नहीं लेके कहा कि वो फलाना चला रहा था या फलाना रोक रहा था। मैंने बड़ी स्टेट आपसे बात कही कि उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ और उनकी काबीना है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ तो उसके ऊपर आर्मी चीफ अगर उन्होंने लगाया, और लोग और सब ये कहते हैं कि वो चीफ तब लगा जब नवाज शरीफ ने मंजूरी दी कि सीनियर मोस्ट आदमी लगा दो, तो नवाज शरीफ का तजर्बा बोल गया कि मैंने 2-3 दफा दाएं बाएं ऊपर नीचे करके, मेरिट पे भी ढूंढ के, सब कुछ करके, सिफारिशें छोड़ के भी रोक लिया। तो उन्होंने कहा जी इस दफा सीनियर मोस्ट ही लगा दो, और वो लग गए, जो किसी को भी कबूल नहीं था। और वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, ये किस्मत, और हर बंदे एक ने चीफ बनना होता है। चले आप आर्मी चीफ का क्योंकि हवाला दे रहे हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जिम्मेदारी अच्छी और बुरी की रियासत बचाने की अगर शहबाज शरीफ के जिम्मे क्रेडिट आता है तो डिसक्रेडिट भी शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट के जिम्मे आएगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है। जो महंगाई हुई है, जिससे लोग तंग हुए हैं, वो उससे मुबर्रा नहीं हो सकते। जिम्मेदार आप इलेक्शन करा लेते, आप ना उस वक्त होते जब आप मई में जा रहे थे, उस वक्त सबने फैसला कर लिया कि नहीं, इमरान खान ने 25 मई की तड़ी लगा दी है, लिहाजा अब हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, नहीं कराए, तो फिर नतीजे में आपकी पार्टी, जो आज आप कहते हैं PMLN ये कहती है कि हमने अपनी सियासत को खराब किया, रियासत को बचाया। तो अब बचाने और आगे चलने के लिए इनके पास नवाज शरीफ के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, मियां साहब जो है ना वो और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं सर, कारकर्दगी तो है, आपने क्योंकि तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। जिस तरह आज इमरान खान मारूफ है, मकबूल है, उसी तरह नवाज शरीफ मकबूल भी थे। कबूलियत उनकी नहीं थी, आज इमरान की नहीं। चले, मुझे इजाजत दें, ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। आपने आर्मी चीफ का क्योंकि हवाला दिया है, मियां साहब ने एक नया नैरेटिव, नया तो नहीं खैर पुराना नैरेटिव, उसको मुझे लगता है फिर इलेक्शंस के लिए रिवाइव कर रहे हैं। जब वो कहते हैं एहतसाब होना चाहिए, साबिक जर्नैलों का नाम ले रहे हैं, फिर सवाल वही है, 16 महीने भाई की हुकूमत थी, एहतसाब के अमल का आगाज क्यों नहीं किया? इस ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं, हमारे साथ जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो नुकता मैंने छोड़ा था, निहाल हाशमी साहब, मियां साहब जो है वो जनरल फैज़ का नाम ले रहे हैं, जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं। वो कहते हैं जी इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये जो मामलात हैं ये तय पा जाएं, और जाहिर है वो कोई एग्जाम्पल भी सेट करना चाहते हैं इस तरह की चीज़ को लेकर। सर 16 महीने क्यों अटेम्प्ट नहीं किया किसी एहतसाबी अमल के आगाज़ का? अगेन बात फिर वहीं आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर, उनके अपने भाई, आपकी जमात के सदर, क्यों आप लोगों ने उस वक्त इन चीज़ों की तरफ नहीं देखा? अब ये क्या इलेक्शन से पहले फिर सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बयानबाजी की जा रही है? नहीं यास्मीन, आप देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुजरावाला में जब हमारा जलसा हुआ था, वहां पे उन्होंने खुल के नाम लिया था कमर जावेद बाजवा साहब का और फैज हमीद साहब का। उन्होंने उनके किरदार का तयन किया। देखिए, एक चीज मैं वादे कर देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, किरदार और फर्द एक हो सकते हैं मगर इदारे एक नहीं। इदारा अलग चीज है, किरदार अलग चीज है, फर्द अलग चीज है। उन्होंने उन फर्द को बताया था कि आपका जो किरदार है वो नामुनासिब है और आपको जवाब देना पड़ेगा आवाम को, और बड़ा दो टोक और बड़ा वादे किया था, जिसके बाद आप लोगों ने और कैमरा ने और मीडिया ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को स्क्रीन से आउट कर दिया था। वो फिर पाकिस्तान के स्क्रीन पे कई साल तक नजर नहीं आए।
तो ये नहीं है कि अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कमर जावेद मैंने ये सवाल नहीं किया सर, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि नैरेटिव नया है, मैं ये कह रही हूँ कि ये नैरेटिव है 16 महीने हुकूमत ही किया क्यों नहीं कुछ, आप क्यों कह रहे हैं कि आएंगे दोबारा तो करेंगे? ये जो जवाब है ये शहबाज साहब बेहतर दे सकते हैं कि ये मैं कारकुन हूं, मैं ना हुकूमत में था, ना पार्लियामेंट में था, ना कैबिनेट में था। मैं समझता हूँ शायद ये हो, शायद नॉट यकीनन, शायद ये हो कि कैबिनेट इसको अप्रूव ना करती, मगर ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए और ये होगा। और इसी तरह जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया साकिब निसार साहब का, अजमत सईद शेख साहब का और दीगर हजरात का, तो वो आसिफ सईद खोसा का, तो क्या उन्होंने नौजुबिल्ला ये लोग कोई भगवान तो नहीं है कि इनका नाम लेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या आप नर्क में चले जाएंगे? ये भी आपके और हमारे जैसे इंसान है, बहुत से ऐसे आए और बहुत से आएंगे आइंदा भी। जब इस मुल्क में अल्लामा इकबाल और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहे, लियाकत अली खान नहीं रहे, हुसैन शहीद शरवर्दी नहीं है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं रहे, मगर जो अच्छे काम करेंगे उनके नाम रहेंगे। आज भी जस्टिस मुनीर को लोग उसी नाम से याद करते हैं, जिया को किस नाम से याद करते हैं, यहिया को किस नाम से। नहीं, ये तो जो ठीक है, इनका नाम लेना तो कोई मुश्किल नहीं है, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि आप ये नैरेटिव आपकी जमात जारी रखेगी, ये बयानिया जारी रहेगा, हुकूमत में अगर आ गए तो एहतसाब भी होगा, या यू टर्न ले लेंगे जरूरत पड़ने पर? जब तक कोई भी कौम अपने चीजों को, अपनी गलतियों को सुधारती नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकती है। उसे अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से सीखना चाहिए। जापान को अगर आप ले लें, उसने अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों सीखा, दुनिया के हर मुल्क ने सीखा है। हम वाहिद है जो हम सीखना नहीं चाहते, हमें सीखना चाहिए। कोई भी नाम आप यहिया खान को भी अगर 21 तोपों की सलामी दे दें तो फिर क्या फर्क रह जाएगा अजीज भट्टी में और यहिया खान में? यही फर्क है, क्या फर्क रह जाएगा शब्बीर शहीद में और राशिद मिन्हास में? एक आदमी वतन के लिए अपनी जान देता है और एक वतन को डुबा देता है। तो मैं ये समझता हूँ यहिया खान एक किरदार था और किरदार को कभी भी हमें छुपाना नहीं चाहिए, उसको आया करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में वो क्या कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबान आते आते आप लोगों ने टाइम इन एंड आउट इक़्तिदार का मजा लिया है इस मुल्क के अंदर। लेकिन ये बातें सिर्फ तभी करते हैं जब शायद किसी जाती मफाद को सूट करता है। मैं थोड़ा सा अमीर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। अमीर, आपको मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, गो के ऐलानात तो बड़े भरपूर किए जा रहे हैं, मगर कुछ लोगों की अभी भी राय है कि शायद मुश्किल है, मियाँ साहब नहीं आएंगे, और आएंगे तो फेट क्या देख रहे हैं? पहुंच जाएंगे जाती उम्रा, या आपको लगता है कि शुरू में ही कोई कानून का शिकंजा जो है उसको फेस करना पड़ सकता है? अगर मुझे अब इजाजत है तो मैं इससे पहले कमेंट करना चाहूंगा। हाशमी साहब जैसे फरमा रहे हैं और सारी पीएमएलएन ये कह रही है कि अब मियां साहब आएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे चौथी दफा और मुल्क में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं खुशगुमानी रखता हूँ इस बात पे कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब की काबीना में कौन लोग होंगे? वही ख्वाजा आसिफ जो 2013 की काबीना में भी थे, 2022 की काबीना में भी थे, वही ख्वाजा साद रफीक जो हर काबीना में, वही पहले तो चले होते थे शायद खाका नवाज़ी, अब पता नहीं साथ होंगे या नहीं होंगे। सो तकरीबन वही टीम है मियां साहब की जो गुज़श्ता कई दफा इक़्तिदार में आने के बाद उनका हिस्सा है। तो अब दोबारा आके यही लोग काबीना में वज़ीर होंगे, 2-4 लोग चले कम ज्यादा हो जाएंगे, क्या फर्क, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? इनके वही दिमाग, वही सलाहियतें, वही अहलियत, वही विजन, क्या फर्क पड़ेगा? चले मियां साहब को तो मैं कहता हूँ उनका तो बहुत क्लियर, लेकिन यही टीम है ना। सो ये मुझे नहीं लगता कि शायद वो बहुत बड़ा यकलख कोई पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा हो। नहीं, इसमें एक सवाल ये भी नहीं है अमीर कि ऐसा कोई गोल्डन फॉर्मूला है जो मियां साहब को पता है, तो फिर सवाल वही है 16 महीने अपने भाई को क्यों नहीं बता दिया? एग्जैक्टली, यानी जब उनके भाई हर तरफ से पंचिंग बैग बने हुए थे, कोई इधर से पंच मार रहा था, उधर से मीडिया सवाल कर रहा था, महंगाई थी, पेट्रोल 150 से 330-32 पे पहुंच गया, डॉलर मार्च 22 में 178 पे था, वो बढ़ के 350 पे ओपन मार्केट में चला गया, और आपके फोन पर 10% डबल डिजिट में चली गई, बेशुमार चीजें। और मियां साहब के पास फॉर्मूला था, लेकिन मियां साहब अपने भाई को डैमेज होते देख रहे थे पॉलिटिकली, लेकिन उन्होंने वो फॉर्मूला दिया नहीं। और काबीना भी वही शहबाज शरीफ के साथ थी जो नवाज शरीफ साहब के साथ रहती और जो आइंदा होगी, लेकिन फॉर्मूला नहीं। तो ये बात नहीं करने वाली। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ गुमानी रखता हूँ उससे, जब तक ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे पाकिस्तान में आके, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि नहीं करती हमारी कोई भी सियासी जमात, वो ना पीटीआई ने कॉस्ट पे की, ना ये कॉस्ट पे करते हैं। अगर इन्होंने आके वही एडहॉकिज्म की सियासत की और वही गवर्नेंस की जो माजी में रही है कि इसको भी खुश करना है, उसको भी नहीं छेड़ना, वो भी नाराज हो जाएगा, तो कोई 0/0 फर्क आएगा ना। पहले का भी कोई, मैं एक्सेप्शनल नहीं कह रहा, कोई भी फर्क नहीं ला सका पहले, ना ये लेकर आएंगे अब आदमी 21 अक्टूबर में। लेकिन इससे पहले में और इस दफा में एक फर्क ये है कि पहले तारीख कभी नहीं आती थी, एक
एक किस्म का महीना आगे जी, सितंबर में मियां साहब आ रहे हैं, सर्दियों में आ रहे हैं, गर्मियों में आ रहे हैं, बाहर में आ रहे हैं, फिजा में आ रहे हैं। इस दफा बहरहाल एक तारीख दी है और वो तारीख खुद पार्टी के सदर ने दिया है, शहबाज शरीफ साहब जी। ने, और उसको अभी तक गुज़श्ता 2 हफ्ते से जब से तारीख है अभी तक वो ओन कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं कि हाँ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। तंज करने वाले कह रहे हैं कि भाई 21 अक्टूबर तो है, लेकिन वो 2024 की 21 अक्टूबर होगी या 25 की होगी। अब मियां साहब की भी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, उनकी भी इंटेग्रिटी का सवाल होगा, उनको भी आना चाहिए और पेश करें। जेल में पहले भी गए हैं, कहते हैं कि हम जेल में गए फिर चले गए, कौन सी कोई ऐसी उस्ताद आ जाएगी? हो सकता है सजा सस्पेंड हो जाए, जैसे चेयरमैन पीटीआई की पोछाखाना में सस्पेंड हो जाएगी तो बाहर आ जाएंगे, बाहर आके अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स करें, लेकिन अब इनको आना पड़ेगा। सर नुक्ता जो है वो ये, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वक्त थोड़ा सा कम है, ब्रेक के बाद ही राणा साहब आपसे तफसील से जवाब ले लेती हूँ। सवाल यही है कि वापसी पर मियां साहब को कोई खबर है आपके पास, या जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्या फेस करना पड़ सकता है? क्या उनको जेल जाना पड़ सकता है? भुट्टी साहब का सवाल, सरफराज भुट्टी साहब का एक बयान है, उसको लेकर भी बड़ा शोर हंगामा है, उस पर भी बात करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आमिर इलियास राणा साहब से सवाल आपके लिए छोड़ा था। मियां साहब की वापस आके आपको लगता है कि फौरन से गिरफ्तारी हो सकती है? सरफराज भुट्टी साहब ने जो कहा कि हमें किसी फौज की जरूरत नहीं है, अरेस्ट करना हुआ तो हम कर लेंगे, उसको लेकर आपको पता है बड़ा रिएक्शन आया है पीएमएलएन की तरफ से। कैसे देख रहे हैं, अरेस्ट होंगे? और अगर होंगे तो पीएमएलएन के पास फिर प्लान बी क्या है सर इलेक्शन में जाने के लिए? दो चीज़ें हैं कि एक तो नैरेटिव है जो पीटीआई का है कि जी नवाज शरीफ मफरूर हैं, भगोड़े हैं, कानून की नज़र में वो मफरूर हैं और इश्तिहारी हैं। लेकिन क्या नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई थी तो वो लंदन बेटी के साथ अरेस्ट नहीं हुई थी? वो बैठ सकते थे लंदन अगर उन्होंने भागना होता। और फिर मैं आऊँगा, कानूनी पोजीशन ये है कि उन्हें दायरा बेल बिफोर अरेस्ट लेनी ही लेनी है और उन्हें आना भी है। जब वो आ रहे हैं और बेल बिफोर अरेस्ट आपको और हमें पता चल जाएगा पहले से, क्योंकि वो छुप के तो नहीं होनी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी, वो 2 दिन मांगेंगे, 3 दिन मांगेंगे कि हमें आने के बाद हमें आपके हवाले करना है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, सरेंडर करना है और हम आना चाहते हैं, हमें रास्ता दें। अच्छा, अभी देख लें, मतलब पीटीआई की तरफ से जस्टिस आमिर फारूक पे बहुत तनकीद होती है। मतलब अभी तकरीबन 27 में से 26 फैसले पीटीआई के हक में उन्होंने किए हैं, ये रिकॉर्ड पे बात है। लेकिन वो मुतमईन नहीं होते, वो समझते हैं कि हर चीज जैसे जब जो हम कहेंगे ना कि हमारे लिए आप घंटों इंतजार कीजिए, दिनों इंतजार कीजिए, लाहौर हाई कोर्ट करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट करे, गुड टू सी यू कहने वाले चीफ जस्टिस मौजूद हों तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपको, क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज इसी तरह नहीं थे सजा याफ्ता? कैप्टन सफदर जिनकी सजा 1 साल थी, उनको भी उतनी ही 2 महीने 17 दिन बाद जमानत नहीं मिली थी जितनी नवाज शरीफ को थी। इनकी तो 3 साल सजा थी ना, तो कैप्टन सफदर की 1 साल सजा थी ना। हम ये देखते हैं कि कब क्या था, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना लाडले बने की कि हमने जो कहना है और जब कहना है हमारी बात मानी जाए। नवाज शरीफ जब आ रहे हैं वो सब चीजें सोच के आ रहे हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत नहीं देती तो आपके ख्याल में कि वो भाग जाएंगे? अब एक प्लान बन गया ना कि सियासी तौर पर, क्योंकि मैं किसी प्लेटलेस वाली गेम में नहीं हूँ, मैं वो वाहिद आदमी हूँ पूरे पाकिस्तान में, दावे के साथ कहता हूँ, जब उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया मैंने अपने एक्सप्रेस के प्रोग्राम में कहा था कि मुझे ये कॉल आई है कि एक उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा। उसमें कितने दिन लगे, उसमें कितने हफ्ते लगे, नवाज शरीफ को उड़न खटोला ले गया। भिजवाने वालों में आज ख्वाजा आसिफ पब्लिकली कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया। और भाई सबको पता था कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान और उनकी काबीना ने भिजवाया था। उनके गले पड़ गए थे कि नवाज शरीफ यहाँ रहेंगे तो हमारा मसला खराब हो जाएगा। लेकिन जब वो जहाज में बैठ रहे थे तो इमरान खान साहब को फिर वही पुरानी नफरत और दुश्मनी, जिससे वो एक दिन भी बाहर नहीं आए। जैसे मरियम नवाज को उन्होंने अरेस्ट करवाया था उनके सामने दोबारा, वो सरतपा चेयरमैन एक पकड़ा हुआ था ना वीडियो की सूरत में और ब्लैकमेल करते थे सारी दुनिया को। बशीर मेमन ने डीजीएफआई के तौर पे इमरान खान के वजीर आजम होते हुए ये बातें बताई थी, बाद में नहीं बताई थी, उनकी दौरे हुकूमत में बताई थी। लिहाजा ना कभी उसको आपने छेड़ा है, और जो बातें हो रही हैं वो इसीलिए आ रहा है ना मैदान में कि अब खुल के बातें होंगी। पहले लंदन से उसने ये बात की थी, नाम लिए। अब आप मुझे बताएं, 13 पार्टियों की हुकूमत में आप कोई एब्सोल्यूट फैसले नहीं कर रहे होते, आपको हर एक के कोटे के हिसाब से चलना है। और इसीलिए वो हुकूमत गवर्नेंस में बैड परफॉर्मेंस में चली गई। उससे शहबाज शरीफ की सारी जो चीफ मिनिस्टर के ऊपर कारकर्दगी थी वो बह गई। इसीलिए बह गई कि मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, जितनी पार्टियां थी, मैंगल साहब थे, सबके अपने अपने इश्यूज थे, चाहे वो सूबे के से रिलेटेड थे या मरकज थे, वो सारों को मिला के तभी तो शहबाज शरीफ का चेहरा खराब हुआ ना। आज आप कैसे कह सकते हैं कि जो वो शहबाज स्पीड थी वो मरकज में थी? वो नहीं थी। उन्होंने कोशिश की स्टार्ट में, लेकिन उनको पता लग गया कि ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है सर, थोड़ा सा इजाजत दें मुझे। मैं बुरी तरह फंसे कि जब इलेक्शन में नहीं गए। तो आज नवाज शरीफ इसीलिए कह रहे हैं कि जब मैं था
17-18 में क्या क्या थी, वो उनका बयानिया सिर्फ ये होगा, उन सिंध में बता दें पीपल्स पार्टी कट टू साइड होकर इलेक्शन लड़ेगी, वो क्या बताएंगे? वो सिर्फ ये कहेंगे कि शहबाज शरीफ ने बड़ा कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि 3.5 साल में जब हम 9 अप्रैल पे अपनी मकबूलियत के नाम पे मतलब इंतहा दर्जे की पस्ती पे मौजूद थे, ये तो गवर्नमेंट में आए हैं तो खराब हुए ना, वरना इनके टिकट की बुनियाद पे तो लोगों राणा साहब इजाजत देंगे, वक्त थोड़ा सा महदूद है, मैं एक क्विक राउंड लेना चाहती हूँ। इसके अंदर जो सेल ज्यादा कर लेगा मार्केट में, बिल्कुल, मैं एक क्विक राउंड लेना चाहती हूँ। पहले निहाल हाशमी से पूछ लेते हैं, ये केयर टेकर सेटअप के ऊपर जो मामला है सर, ये केयर टेकर सेटअप जो है वो सारा आपके फेवर में है, ये आपके अभी जो माजी करीब के इत्तेहादी हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं, नून लीग की हुकूमत लगती है, हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बात है, देखिए वो उन्हें पता था कि राजा रियाज साहब और प्राइम मिनिस्टर जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर मिलके नॉमिनेट करेंगे। अब ये उनकी डिस्कशन थी, अगर उन दोनों में इत्तेफाक ना होता तो फिर ये जाता चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास गया। तो चूंकि उनमें इत्तेफाक हो गया और उस इत्तेफाक में आपने भी अपना हिस्सा डाला, अब आपने जब हिस्सा डाला है तो फिर आप वापसी ना करें। आपका काम है कि आप अपने जो 15 साल सिंध में हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पे बात करें। अगले इलेक्शन में आप बताएंगे कि आपने माजी में क्या डिलीवर किया है और मुस्तकबिल में क्या डिलीवर करना चाहते हैं, आपकी गवर्नेंस कैसी थी और आपकी गवर्नेंस कैसी होगी। आपकी कारकर्दगी के बुनियाद पे आपको इलेक्शन में आप जाएंगे, लोग आपको उसी बुनियाद पे आपकी शक्ल पे वोट देंगे, आपके पोस्टर बॉय के ऊपर वोट देंगे। किसी को बुरा भला कहने से कोई वोट नहीं मिलता और वो माजी का हिस्सा और हमें दफन कर देना चाहिए कि हम किसी के जात पे अटैक करके, किसी के शख्सियत पे, किसी के पार्टी पे अटैक करके, पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अगर हम वोट लेना चाहे तो फिर इतनी कौम बेवकूफ नहीं है कि वो वोट देगी किसी को भी। वैसे बिल्कुल सर, मुझे इजाजत दिलाएगा, इस टाइम थोड़ा कम है, मैं अमीर साहब से भी इस पे कमेंट लेना चाह रही हूँ सर। वो चाहे अपना बयानिया बना ले, जो चाहे बयानिया बना ले, हर पार्टी को यह हक हासिल है, अपना जैसा चाहे बयानिया बना लो और आवाम के पास चले जाए। अमीर अब्बास साहब, सवाल आपसे ये करना चाह रही हूँ, आप जो अभी तक केयर टेकर गवर्नमेंट में लोगों का कंडक्ट देख रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? सरफराज भुट्टी साहब ने जो मियां साहब की अरेस्ट को कहा उसको लेकर तो खैर पीएमएल ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया कि जी हद से तजावुज कर रहे हैं। काकड़ साहब का जो कंडक्ट है, जिस तरीके से वो दौरे कर रहे हैं, जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनका ये कहना कि बैलेट पेपर के ऊपर अगर बल्ले का निशान नहीं हुआ तब भी इस मुल्क में इलेक्शन हो जाएगा, हाउ डू यू लुक एट दिस? जनरली मैं समझता हूँ ओवरऑल काकड़ साहब का कंडक्ट को इतना नामुनासिब नहीं है। ये स्टेटमेंट जो दिया है, एक निगरान प्राइम मिनिस्टर को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसका काम ही इम्पार्शियलिटी को मेंटेन रखना है। नून लीग वाले स्टेटमेंट दें, पीटीआई के खिलाफ पीपल्स पार्टी वाले दें तो समझ में आता है। एक निगरान प्राइम मिनिस्टर जिनके बारे में पहले ये परसेप्शन थी, इनके आने से पहले परसेप्शन थी कि ये एक ऐसा सेटअप लाया जा रहा है जो कि एक पार्टी को माइनस कर देगा, और फिर इस निगरान कैबिनेट में ऐसे लोग भी आए जो जिनकी एफिलिएशन, क्लियर एफिलिएशन, जिनकी लॉयल्टीज मुख्तलिफ पार्टीज के साथ, तो अगर उसका प्राइम मिनिस्टर फिर इस किस्म की स्टेटमेंट देगा तो फिर उसके ऊपर बहरहाल बहस तो होगी। लोग कहेंगे कि ये आप तो अपना बायस शो कर रहे हैं, आपको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब के बारे में दी? क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट आसिफ जरदारी साहब के बारे में दी? या जिसके बारे में जो भी कोई केस होगा, क्या उन्होंने किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी? नहीं दी। उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी और वो पीटीआई के चेयरमैन। तो आप कह रहे हैं कि अनकॉल्ड फॉर है, नहीं कहना चाहिए। जी, बस एक मुनासिब परसेप्शन है, एक अच्छी शख्सियत है, वो इन कंट्रोवर्सीज में ना पड़ी तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, आप कह रहे हैं मुनासिब शख्सियत है, अच्छी परसेप्शन है। राणा साहब, इस मुल्क में जितने भी कोई केयर टेकर सेटअप्स आए, इतना असर्टिव, इतना पब्लिक, इतना खुल के सामने आने वाला, बार बार बोलने वाला केयर टेकर सेटअप, सर कोई याद है आपको? शायद निगरान वज़ीर आज़मों के नाम गिनने पड़े तो हम भी भूल जाए, हमें भी याद ना हो, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि हर चीज़ में आगे आके जिसकी वजह से एक परसेप्शन ये बन रही है, जो पीपल्स पार्टी मुसलसल कह रही है कि केयर टेकर नहीं है, चेयर टेकर्स हैं? देखें, ये बात सही है कि नासिरुल मुल्क साहब को कोई जहन में भी नहीं लाता कि वो केयर टेकर सेटअप में थे पिछली दफा, चूंकि वो 60 दिन के लिए आए थे। इस दफा थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया और ये चेहरे पॉलिटिकल हैं, और पॉलिटिकल आदमी को मसला ये है, उनकी जबिलत में है कि वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, और ना भी हो तो बहाने ढूंढते हैं। अब आप वजीर हो, वजीर आजम हो, वजीर दाखिला हो, यहाँ अगर कोई नहीं नजर आ रहा तो वो वजीर इत्तलात नहीं नजर आ रहा, जिसको बोलना चाहिए किसी इशू पे, लेकिन वो बेचारा तो ड्यूटी पे लगा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर एक इंटरव्यू के बाद दूसरी उसकी वजाहत करना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कि उनका काम फैसिलिटेशन है इलेक्शन कमीशन के लिए, कि वो शफाफ इलेक्शन के लिए, गैर जानेदार इलेक्शन के लिए जो उनसे सहूलत मांगे वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। उनका काम पॉलिसी की बुनियाद
पे रोजाना। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त भी मेरे पास खत्म हो रहा है, कोई इशू भी आ रहा है टेक्निकल, लेकिन आई हैव टेकन योर पॉइंट के अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए। वक्त मजीद होता तो जरूर आपसे बात करती। बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राना साहब, अमीर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच। निहाल हाशमी साहब बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपके भी, आपके वक्त के लिए। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।